शुरुआत करते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। इसके पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर के क्विज़ के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएं। अगर आपको मेरी वीडियोस का इंतज़ार रहता है तो आप प्लीज़ क्विज़ क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। वो सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी, एससीईआरटी पैटर्न 9th और 10th क्लास के साथ साथ 11th 12th, उसके अलावा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी टॉपिक्स जिसमें आपकी इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री, उसके बाद आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वोकैब, इडियम फ्रेजेस, उसके अलावा आपके स्पॉटिंग एरर्स और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं कवर करता रहता हूँ। तो अगर मैं आपके लिए रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ तो उसके बदले में आप जा कर के कम्युनिटी पोस्ट पे मेरे सारे इंपॉर्टेंट जो क्विज़ेज़ हैं वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, कैसी चल रही है। शुरुआत करते हैं वीडियो की बिना देर के हुए। जॉन मिल्टन से शुरू करेंगे। हालांकि जॉन मिल्टन को 2 पेज में कंप्लीट करना किसी भी लिहाज से फेयर नहीं होगा, इनजस्टिस होगा इनके साथ में, लेकिन जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं मेरी कोशिश रहेगी आपके साथ में मैं कवर उसको कर सकूं। तो शुरुआत सबसे पहले इनके जन्म से 9 दिसंबर 1608 में पैदाइश हुई इनकी ब्रिड स्ट्रीट चीप साइड लंदन में, जो एक लंदन का एरिया था। जॉन मिल्टन को प्यूरिटन पोइट कहा जाता है। प्यूरिटन पोइट वैसे पोइट होते हैं जो, प्यूरिटन का मतलब सबसे पहले आप समझिए, प्यूरिटन मतलब प्यूरिटी से यहाँ तात्पर्य है। उस दौर में जब काफ़ी अंधविश्वास था और जो पोप और क्रिस्ट और आपके प्रिस्ट जो हुआ करते थे तो वो लोग पैसा लेकर के स्वर्ग भेजने का टिकट वो इंश्योर करते थे कि मैं आपको पैसे के बाद से मैं आपकी स्वर्ग का जो है वो रास्ता खोल दूंगा। तो उस दौर में इन लोगों ने उसकी खिलाफत की थी और जॉन मिल्टन ने अवेयर किया था लोगों को और इस तरह के सुपरस्टिशंस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। तो वैसे लोग ये प्यूरिटन पोइट कहे जाते थे। इन लोगों ने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया था उस दौर में। इनके फादर का नाम जॉन मिल्टन सीनियर था। यहाँ पे आप देखेंगे बाप और बेटा का एक ही नाम होता है। इस तरह से बहुत सारे आपको पोइट्स मिलेंगे, पर आप ये ध्यान रखेंगे कि अगर सीनियर हैं तो उसके फादर होंगे। और उसके बाद इनके फादर का आपको ऑक्यूपेशन क्या था, तो ये क्लर्क और आपके स्क्रीविनर थे, एक साहूकार थे जो पैसे का लेन देन लिया करते थे। इनकी मदर की अगर बात करें तो सारा जेफरी इनका नाम था। ये डॉटर थी एक वेल्दी मर्चेंट की, पैसे वाले एक मर्चेंट थे, व्यापारी थे, जिनका नाम पॉल जेफरी था। इनिशियल प्राइवेट ट्यूशन इनको मिला करता था जॉन मिल्टन को, जो इनके स्कॉटिश ट्यूटर थे एक, जिनका नाम था थॉमस यॉन्ग। और एट द एज ऑफ 12 मिल्टन वाज सेंट टू सेंट पॉल्स स्कूल इन 1620। तो 12 साल की उम्र में इनको 1620 में सेंट पॉल्स स्कूल में भेजा गया था स्टडी करने के लिए ग्रीक, लैटिन और क्लासिकल लैंग्वेजेस। मिल्टन जो थे वो प्रिस्ट बनना चाहते थे, वो एक पादरी बनना चाहते थे। दैट इज़ वाई ही वाज एडमिटेड टू क्रिस्ट का चर्च कॉलेज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1625। तो ये पादरी बनना चाहते थे, इस वजह से इनको क्रिस्ट कॉलेज में भेजा गया था, चर्च वाले कॉलेज में जो आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में था। और 1625 की वो बात है। मिल्टन को लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज कहा जाता था। इनकी लंबे लंबे बाल हुआ करते थे और इनका जो रहन सहन और इनके जो कपड़े का पहनावा और इनकी जो इनकी जो स्किन का कलर था वो सारा फेयर था, काफ़ी वो लड़कियों जैसे दिखते थे, इसलिए इनको लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज कहा जाता था। जॉन मिल्टन को याद रखेंगे। जॉन मिल्टन रोड फर्स्ट सीरियस पोएम्स इन 1628। पहली बार जो सीरियस पोएम इन्होंने लिखी 1628 में, विच वाज बेस्ड ऑन डेथ ऑफ हिज सिस्टर्स बेबी। जो इनकी बहन की छोटी सी एक बच्ची थी उसकी डेथ पे इन्होंने पहली बार सीरियस पोएम लिखी, जो 1628 में लिखी थी इन्होंने। उस टाइटल के बारे में हम जिक्र करें जिसका नाम था ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ द कफ। उस दौर में जब मौत जो थी वो फैटल हुआ करती थी, जो डिजीज़ कुछ जिसमें इस तरह से एडवांस मेडिकल साइंस नहीं था, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लेग आ गया या आपके कफ से, ट्यूबरक्लोसिस से बहुत सारी मौतें हो जाती थी, पूरी की पूरी आबादी ख़त्म हो जा करती थी। तो इसलिए इन्होंने टाइटल दिया ऑन द डेथ ऑफ अ फेयर इन्फेंट। फेयर इन्फेंट मतलब बच्चा, और फेयर मतलब एक खूबसूरत सा, और जो किससे मर रहा है, कफ़ की वजह से मर रहा है, डाइंग ऑफ द कफ़। अब बात करते हैं 21 साल की एज की, जब उन्होंने कंपोज़ किया अपना ओड जिसका नाम था ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। उसके बाद मिल्टन ने पहली बार पब्लिश किया गया था उनका एक पोएम थी उनकी जिसका नाम था ऑन शेक्सपियर। 1630 में इसको एनोनिमसली पब्लिश किया गया था, यानी इन्होंने अपने नाम से उसको पब्लिश नहीं किया था। इट वाज इंक्लूडेड इन शेक्सपियर सेकंड फोलियो एडिशन 1632। तो विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो आया था एडिशन, उसमें 1632 में ऑन शेक्सपियर को पब्लिश किया गया था, जो बेसिकली लिखी गई थी 1630 में। और मिल्टन की फ़र्स्ट हालांकि ये पब्लिश पोएम थी, लेकिन इन्होंने अपने नाम से इसको पब्लिश नहीं किया था, ये आप याद रखेंगे। इन नवंबर 1637 मिल्टन रोट लेसिडेस फॉर हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका वर्क है लेसिडास। ये आप जानते हैं 1637 में जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था अपने एक दोस्त की याद में जिनका नाम था एडवर्ड किंग, जिनकी मौत 25 साल की उम्र में हो गई थी। इन जुलाई 1639 मिल्टन ने लिखा एपिथेपियम डेमिनस फॉर चार्ल्स डिडोटी। इनके चाइल्डहुड के फ्रेंड थे जिनका नाम था चार्ल्स डिडोटी, और इनकी याद में इन्होंने एपिथेपियम डेमोनिस लिखा था। ये 1639 की बात है, ये इसको आप याद रखेंगे। मिल्टन मैरिड थ्राइस। इन्होंने अपने जीवन काल में 3 बार शादियां की। वन बिफोर ब्लाइंडनेस मैरी पॉवेल, एक बार जब इनकी अंधी होने से पहले इन्होंने शादी की थी मैरी पॉवेल के साथ में। उसके बाद कैथरीन से शादी की इन्होंने, उसके बाद फिर उन्होंने एलिजाबेथ मैंसनल से शादी की। तो 3 शादियां इनकी आप याद रखेंगे। 1642 में जब इनकी एज सिर्फ 34 साल थी, इन्होंने 17 साल की मैरी पॉवेल से शादी की थी। मिल्टन ने लिखा था 4 पैम्फलेट्स। पैम्फलेट क्या होता है? जब आप रोड पे जाते हैं शहरों में तो कुछ बंदे आपको मिलेंगे जो रोड पे एक छोटे छोटे पुर्जे जो है वो आपके हाथ में बांटते फिरते हैं, जिसको लोग पढ़ करके या बिना पढ़े हुए फेंक देते हैं। तो वो सारे पैम्फलेट होते हैं। उस तरह से मैं आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे। तो इन्होंने लिखा था 4 पैम्फलेट अपने डिवोर्स पे। फर्स्ट, ट्रैक द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। 1644 की अगर मैं बात करूं तो मिल्टन ने लिखा था ऑफ एजुकेशन और एरोपेडिगेटिका। तो एरोपेडिगेटिका जो थी वो प्रेस की लिबर्टी से रिलेटेड थी, और ऑफ एजुकेशन ये इन्होंने साथ में 1644 में लिखी थी इसको। मिल्टन बिगेन कम्प्लीटली ब्लाइंड इन 1652। 1652 का वो टाइम था जब 44 साल की एज में वो पूरी तरह से जॉन मिल्टन अंधे हो गए थे। मिल्टन रोट ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ। डिसीज़ मतलब जो मृत व्यक्ति है उसके बारे में, तो उनकी पत्नी जो थी उनके बारे में इन्होंने लिखा था सेकंड वाइफ के लिए, जिनका नाम था कैथरीन वुडकुक। उसके बाद इसका अदर नेम था ऑन द अदर नेम ऑफ ऑन डिसीज वाइफ, यानी कि इन्होंने जो लिखा था अपनी पत्नी की यादगार में, सेकंड वाइफ की यादगार में, उसका दूसरा नाम से अगर आपसे पूछे तो मेथॉट आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट, जो कि सोनेट नंबर 23 में पब्लिश की गई थी। आई होप कि आपको याद रहेगा ये सारा डेटा। ही वॉज कम्प्लीट ब्लाइंड वाइल वर्किंग ऑन द पैराडाइज लॉस्ट। पूरी तरह से ये अंधे हो गए जब ये काम कर ही रहे थे पैराडाइज लॉस्ट पे। पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड इन 1667, 1665 में कंप्लीट हुई, 1667 में पब्लिश की गई। पहली बार में इसको 10 बुक्स में डिवाइड किया गया था और बाद में इसको 12 बुक्स में पब्लिश किया गया। 1658 से लेकर 1665 यानी 1658 टू 1665 का वो टाइम है जब ऐसा माना जाता है कि पैराडाइज लॉस्ट को इन्होंने उस दौरान लिखा था। अब उसके बाद बारी आती है पैराडाइज रीगेंड की, जब इन्होंने इसका सीक्वल लिखा था। सीक्वल मनी यानी कि इसका दूसरा जो रूप होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसको इन्होंने लिखा था 1671 में। 1671 पैराडाइज रीगेंड पब्लिश, इट वाज सीक्वल ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। और सैमसन एगोनिस्ट्स इन्होंने लिखा था 1671 में, उसके साथ साथ इन्होंने पैराडाइज रीगेंड, ये दोनों आप वर्क इनका याद रखेंगे। 1671 में पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीट हुई थी, 1665 में पब्लिश हुई थी, 1667 में। ये सारे डेटा आपने पहले से पढ़े होंगे और आप इसको याद रखेंगे। बात करते हैं 1637 की, जब जॉन मिल्टन ने पब्लिश किया एक अपना ऐसा कलेक्शन ऑफ पोएम जो इन्होंने उस टाइम में नहीं लिखा था बट उन्होंने अपने कॉलेज के दौर में लिखा था। जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, व्हेन ही वाज स्टडिंग ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज इन कैम्ब्रिज, तो इन्होंने क्या किया था, ही हैड रिटन इन 1645, तो वो 1645 की बात की जा रही है जब इन्होंने अपने कलेक्शन जो थे इनके पोएम को इन्होंने एक जगह किया और इसको पब्लिश किया 1673 में। अब कुछ फेमस लाइन है जॉन मिल्टन के काम को लेकर के, जो भी ऑथर रहे हैं जिन्होंने इनके बारे में कहा है या इन्होंने जिन ऑथर के बारे में कहा है जो फेमस हैं और जो आपके एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये आपके ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइन है, इसको आप याद रखेंगे। मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक, तो किसके साथ में ये पैराडाइज लॉस्ट की शुरुआत करते हैं किताब की, तो ये इन्वोकेशन के साथ शुरुआत करते हैं, याद रखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट रिटेन इन ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी पैराडाइज लॉस्ट। और मिल्टन की जो फेमस इनकी जो वो रही है, स्टाइल रहा है, उसको ग्रैंड स्टाइल के नाम से जाना जाता है। मिल्टन प्रोमोटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप इन एरोपेगेटिका। तो एरोपेगेटिका के बारे में मैंने पहले आपसे जिक्र किया है इसका, कि इन्होंने एरोपेगेटिका में मिल्टन ने क्या किया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है, उसकी तरफदारी की है, उसको चाहा है कि सब लोग प्रेस को मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, और इन्होंने अपोज़ किया है लाइसेंसिंग को और सेंसरशिप को।
बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। टू बी वीक इज़ मिजरेबल डूइंग और सफरिंग, तो ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। एज ऑफ मिल्टन हैड, तो जॉन मिल्टन की एज में कौन कौन से पोएट्री के पोइट्स के टाइप रहे हैं बेसिकली, तो ये मेटाफिजिकल पोएट, कैवेलियर पोएट और आपके प्यूरिटन पोएट, ये 3 पोएट के टाइप आपके जॉन मिल्टन के दौर में रहे हैं। मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्ट इज़, तो ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बेसिकली एक प्ले है या फिर इसको क्लासिकल ट्रेजेडी के तौर पे आप याद रख सकते हैं। मिल्टन्स पोएट्री इज़ अ मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, ये मैकमिलन साहब ने कहा है, इसको याद रखेंगे। कॉमस क्या है, तो ये आपका मास्क है जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी, तो ये आप याद रखेंगे। सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में डिफरेंस ये होता है कि अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई व्यक्ति है जिसकी प्रेमिका उसको छोड़ के चली जाती है, तो वो लोनलीनेस में रहता है, पर वो सॉलिट्यूड तब होता है जब वो खुद उन चीज़ों से अलग हो जाता है, दैट इज़ थ्रेटनिंग हिज पीस ऑफ माइंड। तो सॉलिट्यूड और लोनलीनेस में आप डिफरेंस समझ गए। ये आपका समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी, ये आपकी पैराडाइज लॉस्ट में कही गई है। मिल्टन अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू क्राउन्सवेल गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, तो मिल्टन को एक पोजीशन दी गई थी, इन्होंने हेल्ड की थी लैटिन सेक्रेटरी टू क्राउन्सवेल गवर्नमेंट चीफली इनके काम के लिए, जिसका नाम था ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, याद रखेंगे। एल एलेग्रो एंड एल पेंसेरसो, ये आपका मतलब पूछ रहा है आपसे, तो ये एल एलेग्रो का मतलब होता है द जॉयस मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी खुशहाल है, जॉयस है, और एल पेंसेरसो का मतलब क्या होता है, द मेडिटेटिव मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो मेडिटेटिव हो। तो एल एलेग्रो और एल पेंसेरसो का मतलब आप याद रखेंगे, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। मिल्टन्स ने जो भी अपने काम लिखे हैं, जो इनके वर्क रहे हैं, उनमें इनका फेवरेट खुद का क्या रहा है, ये आपसे पूछे अगर सवाल, तो पैराडाइज लॉस्ट को आप याद रखेंगे। मिल्टन्स कॉल्ड शेक्सपियर, मिल्टन ने शेक्सपियर को क्या कहा, स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये लाइन याद रखेंगे आप। अब मिल्टन किस दौर के पोएट थे, किस एज के थे, अगर आपसे पूछे तो ये बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट थे, यानी एलिजाबेथन एज के बाद के पोएट थे जॉन मिल्टन। लाइफ ऑफ मिल्टन रिटन बाई, तो सैमुअल जॉनसन ने इसको लिखा है। मिल्टन दो शुड नॉट बी, ये THOU जो है, तो इसका मतलब दे यहाँ पे होगा। इनको पोएटिक लाइसेंस पहले हुआ करता था पोएट्री में, जो पोएट जो थे अपने हिसाब से चीज़ों को लिख सकते थे, इनको आज़ादी थी, एक तरह से फ्रीडम था, तो उसको इन्होंने लिखा है। मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, ये आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ने इनको कहा है। द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, ये जॉन मिल्टन के बारे में कहा गया है जॉन ड्राइडन के द्वारा, तो ये आप याद रखेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिए जॉन मिल्टन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ और भी सेक्शन की, जो हमारे 40 नंबर वाले सेक्शन हैं, तो जिसमें हमारा शुरुआत करते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी। तो थोड़ा सा आपको अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, तो मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, तो आपको बनाने में आसानी रहती है और अपने आप को आप सेल्फ़ इवैल्यूएट कर पाते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। बट फ़िलहाल मैं अभी आपके लिए यही कर पा रहा हूँ, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए PPT बनाने में काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो वन लाइनर से आप देखें कि आपकी तैयारी कैसी है, और वीडियो के अंत में आप बताएंगे कितने क्वेश्चन आप जानते थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग रखी गई, तो 1934 का अधिवेशन था। मुस्लिम लीग से समझौता किस अधिवेशन में हुआ, तो 1916 था। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम बचे और 1 बाय 1 हम सारे ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे किसके, नाना साहब के। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में रखा गया था, तो 1929 का लाहौर अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता नेहरू कर रहे थे। पहला कांग्रेस का अधिवेशन किस मैदान में, तो ग्वालियर का टैंक मैदान था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार आपसे पूछे अगर, तो SN सेन का नाम याद रखेंगे। कई बार जो है आपका VD सावरकर का नाम आता है, पर वो करेक्ट आंसर नहीं है उसका। SN सेन जो थे वो गवर्नमेंट जो थे सरकारी इतिहासकार थे। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव लिखने वाले प्रथम भारतीय, इनका नाम है सर सैयद अहमद खां। संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में शामिल महिला अध्यक्ष,
तो अगर आपसे पूछे कि ओवरऑल जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे तो टोटल कितनी महिलाएं शामिल थीं फीमेल पार्टिसिपेंट, तो 3 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है सरोजिनी नायडू, दूसरा नाम है मतलब जिन्होंने कांग्रेस की वो अध्यक्षता की थी उनके नाम आपसे पूछे जा रहे हैं। एक नाम है आपका जिन्होंने संबोधित किया था और वो एंग्लो इंडियन नाम था, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ बट बता ही देता हूँ, वो नलिनी सेनगुप्ता उनका नाम था। और एक थी आपकी सरोजिनी नायडू, एक थी आपकी एनी बेसेंट। तो ये 3 नाम आप याद रखेंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक सहायता किस राजवंश ने की थी, तो ग्वालियर सिंधिया ने की थी। मैं आपको एक और बात बोलना चाहूँगा कि इन केस टंग स्लिप या किसी और वजह से मैं किसी सवाल का जवाब आपको गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे ताकि मैं उसको कर सकूँ और बाकी लोग उसको करेक्ट कर सकें, रेक्टिफाई किया जा सके उसको। तो हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता जो थी, सबसे ज़्यादा मदद की थी ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने। मंगल पांडे आपसे पूछे कौन सी इन्फेंट्री रेजिमेंट के ये सैनिक थे, तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। शोलापुर एक जगह है जहाँ पे थाने में हमला हुआ था और उसमें किसको बंदी लगाया गया था अभियोग बना के, तो जगन्नाथ शिंदे का आप नाम याद रखेंगे। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया तो वो आपको याद रखना है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन था। इंडियन एसोसिएशन यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था उसके द्वारा कलकत्ता में अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो 1883 में हुआ था और इसके जस्ट बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने अपने जीवन काल में पहला जन भाषण कब और कहाँ दिया, तो बनारस में इन्होंने दिया था 1916 में। तो आपको कई बार आप गड़बड़ कर जाते होंगे कि आपको लगता होगा चंपारण में आए थे ये राजकुमार शुक्ल के आह्वान पे, बट बनारस में पहली बार इनको एक्नॉलेज किया गया था ये जब 1915 में लौटे थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो 1915 में लौटने के बाद से इनको बनारस में पहली बार इन्होंने अपना जन भाषण दिया था 1916 में। तो गांधी जी ने पहली बार अपनी सार्वजनिक उपस्थिति कब और कहाँ दर्ज कराई, ये आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अवसर पे स्थापना हो रही थी वहाँ पे 1916 में, तो उस दौर में इन्होंने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी, यानी पहला जन भाषण दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बनाई गई जांच समिति जो थी उसका अध्यक्ष कौन था? FG सिलाई, इसका नाम याद रखेंगे। FG सिलाई चंपारण सत्याग्रह के दौरान बनाई गई जांच समिति के अध्यक्ष थे। किसने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया? तो चंपारण का सत्याग्रह जो चल रहा था तो उसमें भी गांधी जी का विरोध करने वाले लोग थे। उनका नाम आपसे पूछिएगा तो NG रंगा का नाम याद रखेंगे। किसने अहमदाबाद आंदोलन का विरोध किया? अब देखिए चंपारण आंदोलन के साथ साथ अहमदाबाद में जो आंदोलन चल रहा था उसका विरोध करने वाले का नाम आपसे पूछिएगा तो अम्बालाल साराभाई का नाम याद रखेंगे। अहमदाबाद आंदोलन के परिणाम स्वरूप किसानों को कितना प्रतिशत बोनस मिला? तो 35% बोनस मिला था, याद रखेंगे। खेड़ा आंदोलन के दौरान किस सभा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? खेड़ा आंदोलन आपका गुजरात का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, उसमें गुजरात सभा ने एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल रोल अपना प्ले किया था। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो ये महात्मा गांधी ने 1919 में 23 नवंबर को इसकी बैठक की अध्यक्षता की थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के नाम से इसको आप याद रखेंगे, दिल्ली में हुई थी। असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो मोतीलाल नेहरू और आपके चित्तरंजन दास, इन दोनों व्यक्तियों ने असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था गांधी जी के द्वारा, इसको इन्होंने अपोज किया था। कांग्रेस ने असहयोग प्रस्ताव को किस अधिवेशन में पास किया? तो 1920 में 2 अधिवेशन हुआ था। एक अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, और दूसरा अधिवेशन आपका नागपुर में हुआ था। तो ये नागपुर वाला विशेष अधिवेशन था जिसमें असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या किया गया था? पास किया गया था। असहयोग आंदोलन की स्थिति को शुरू हुआ तो 1 अगस्त 1920 का डेट याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन से पहले राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी थी? तो शंकर नायर ने इसको त्यागा था। पर मुझे इस सवाल में डाउट है थोड़ा सा, ये आप मुझे बताएंगे ये इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर क्या होगा। असहयोग आंदोलन के पहले राय बहादुर की अपनी उपाधि यानी आंदोलन से पहले किसने त्यागी थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब बढ़ेंगे कुछ 20-25 सवाल की तरफ जो भूगोल के हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वन लाइनर, ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और उसके बाद इसको लिखना मैंने खुद से लिखा है इसको। तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम स्थान अगर आपसे पूछे यानी साउदर्न एरिया आपका, तो वो इंदिरा पॉइंट होगा जो अंडमान निकोबार में है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से अलग कौन करती है? तो यहाँ पे पंबन चैनल जो है वो इसको अलग करता है।
उसके बाद कौन सा देश जो है जो पूर्व में भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? पूर्व दिशा में जो है कौन सा देश सबसे लंबी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है इंडिया के इसके साथ शेयर करता है? तो बर्मा की राजधानी जो है म्यांमार, उसको याद रखेंगे आप। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से दो द्वीप हैं आपके? बैरन तथा नारकोंडम। भारत का जो ज्वालामुखी का क्षेत्र है वहाँ पे दो द्वीप हैं आपसे, बैरन तथा नारकोंडम याद रखेंगे। न्यू मूर द्वीप कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में ये पहले था, पर इंडिया और बांग्लादेश का वो कॉन्फ्लिक्ट था और वो जो द्वीप है वो डूब गया है अब पानी में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इनके डूबने के साथ साथ वो कॉन्फ्लिक्ट भी इंडिया और बांग्लादेश का ख़त्म हो गया। उसके बाद काला पानी, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अभी इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। अगर आपसे पूछे काला पानी की सज़ा जो दी गई थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान में, तो वो कहाँ पे है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ये अवस्थित है, इसको याद रखेंगे। लक्षद्वीप समूह आपसे पूछे कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में है। भारत के पश्चिम तटीय मैदान का आपसे उत्तरी भाग अगर पूछे तो कोंकण तट याद रखेंगे। बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा किस साहित्य में की गई है? ये थोड़ा हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपके और ज्योग्राफी में भी आता है। तो ये शतपथ ब्राह्मण, ये जो साहित्य है आपका, इसमें बिहार के ज्योग्राफिकल जो एरिया हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार को ये अलग करता है, पृथक करता है। अंडमान और निकोबार आपके कहाँ पे स्थित हैं? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के तट का नाम आपको पूछे अगर तो कोरमंडल तट है। दंडकारन क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में। भारत में माना दर्रा, एक दर्रा है जिसका नाम है माना, ये पूछे आपसे कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत के स्थल सीमा की लंबाई, ये कुछ स्टैटिस्टिकल जो डेटा हैं आपके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के हिसाब से, ये आपके लिए ज़रूरी है, इसको याद रखना। तो भारत के अगर स्थल सीमा की, लैंड अगर आपसे बाउंड्री की लंबाई पूछे तो इसको आप याद रखेंगे 15,200 किलोमीटर। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई। अगर आपसे पूछे स्थल सीमा की लंबाई तो क्या याद रखना है? 15,200 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे मुख्य स्थल खंड की समुद्री सीमा की लंबाई तो क्या याद रखना है? 6100 किलोमीटर। अब कुछ आपका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर, यानी 68.7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में हमारे देश का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। अब अगर आपसे पूछता है आकांक्षीय इसका विस्तार क्या है? तो 8.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 दक्षिणी अक्षांश इसका आकांक्षीय विस्तार है। अब भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछता है तो 7516.5 किलोमीटर याद रखेंगे, यानी टोटल समुद्री सीमा जो है भारत की, उसकी लंबाई कितनी है एक छोर से लेकर के दूसरे छोर की? तो 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर में। भारत की परमाणिक मध्याह्न रेखा, परमाणिक मतलब जिसको मान्यता दी गई है, ये कितनी है? तो 82.30 है और ये भारत के मध्य से गुजरती है और ये 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों को क्रॉस करती है। अब भारत की पूछे आपसे कि किस गोलार्ध में ये स्थित है हमारा, तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं किससे? तो म्यांमार से। म्यांमार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था आपका, कौन सा देश पूर्व में भारत के साथ लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पूर्व दिशा में? तो ये म्यांमार है। और पटकाई की पहाड़ियाँ भी आपकी म्यांमार को भारत से अलग करती हैं। तो हमने डिस्कशन किए कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन की। अब आपकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के लिए जो मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने इसको नोट डाउन किया है। भारत सरकार की हरियाली और पर्यावरण संरक्षण पे वर्ष 2023 और 24 का जो बजट बना उसमें टोटल खर्च कितना है आपसे पूछ रहा है। तो ये 9,920 करोड़ हरियाली और पर्यावरण संरक्षण, जिसमें आपके 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है सरकार की तरफ से, जो उसका एस्पेक्ट है आपके हरियाली को लेकर के, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के, जल जीवन हरियाली जिसका नाम है, एक कॉम्पोनेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। तो 23-24 में इसमें टोटल खर्च कितना हुआ? 9,920 करोड़ में इसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। चंद्रयान 3 जो भारत के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण रहा था, जब ये भारत की इस सरजमी को छोड़ करके, ज़मीन को छोड़ करके दूसरे ग्रह पे, हमारे चंद्रमा पे खोज करने के लिए ये भेजा गया था भारत सरकार की तरफ से।
तो इसमें आपसे पूछे अगर सवाल कि चंद्रयान 3 के मिशन के डायरेक्टर, पूरे मिशन को कौन लीड कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, तो इनका नाम है मोहन कुमार। अब चंद्रयान 3 ले जाने वाले रॉकेट का नाम अगर आपसे पूछता है तो LVM-3M4 याद रखेंगे आप। LVM-3M4 चंद्रयान 3 को ले जाने वाले रॉकेट का नाम। इसरो के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है अगर, तो एस सोमनाथ का नाम याद रखेंगे। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। 1 अप्रैल 2023 को BPSC का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 1 अप्रैल 2023 यानी इसी साल को BPSC ने क्या किया, अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। तो आपसे पूछ रहा है कि पहली बार इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ठीक 1949 का वो दौर था जब 1 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी BPSC की। 22 मार्च 2023 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम आपसे पूछे तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति, ये आप याद रखेंगे। 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था, तो ये बिहार का 111वां स्थापना दिवस था। G20 की जो बैठक हुई थी अपने बिहार में भी, तो आपके पूछ रहा है कि उसके तहत आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए होस्ट किस यूनिवर्सिटी ने किया था। तो यहाँ पे बिहार की बात हो और G20 की बैठक की बात हो और मेज़बानी की बात हो तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम याद रखेंगे। उसके बाद आपसे सवाल ये पूछ रहा है, जस्ट मिनट, कूनू नेशनल पार्क जो बहुत चर्चा में रहा था हाल में, तो ये पूछे अगर आपसे कि किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। हाल ही में चर्चित तीजन बाई का संबंध किससे है, तो तीजन बाई एक वाद्य यंत्र बजाती थी, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है पंडवानी। ये छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, इनको आप याद रखेंगे। चंद्रयान 3 के उप निदेशक, परियोजना के जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं बिहार के इसरो के वैज्ञानिक, इनका नाम आपसे पूछ रहा है, तो इनका नाम क्या है, अमिताभ नाम है इनका, याद रखेंगे, जो कि आपके उप परियोजना निदेशक रहे हैं और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023 में भारत सरकार ने एक हायर स्टडीज़, जो हायर एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है, उसको लेकर के एक सर्वे कराया था इन्होंने। तो उसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन था जो पहले पायदान पे था, तो IIT मद्रास को उच्च शैक्षणिक संस्थान की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अब कुछ सवाल करते हैं हम लोग 9th और 10th की चैप्टर से। तो ये 9th क्लास में आपके बिहार की BTBC की जो टेक्स्ट बुक चलती है SCRT पैटर्न की, और NCERT का जो द साउंड ऑफ म्यूज़िक है, दोनों में ये कॉमन चैप्टर है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह खां के बारे में, इनकी पैदाइश 21 मार्च 1916 को हुई थी। इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। और ही वाज फाउंड ऑफ बनारस एंड डुमराव। फाउंड ऑफ मतलब किसी चीज़ को बहुत पसंद करना, दिल से चाहना, तो ये बनारस और डुमराव को बहुत चाहते थे। और इनकी मौत हो गई, ही पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006, 21 अगस्त 2006 को ये हम सबको छोड़ के चले गए। अब उस मुग़ल बादशाह का आपसे नाम पूछ रहा है जिन्होंने पुंगी को बैन किया था। पुंगी एक वाद्य यंत्र एक हुआ करता था जो रॉयल रेजिडेंस में राजाओं महाराजाओं की जो प्रेमिसेस होती थी उसमें वो बजाया करते थे। तो इनके जो म्यूज़िक के जो उसमें कलाकार रहा करते थे। तो औरंगज़ेब ने पुंगी को बैन किया था। टोटल नंबर ऑफ़ होल्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ पुंगी। तो पुंगी पहले कर्कश उसकी आवाज़ थी, उसकी ध्वनि, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ छेद को इम्प्रूव किया गया था, उसके होल्स को। तो आपसे पूछ रहे हैं नंबर ऑफ़ होल्स, तो आप 7 होल्स याद रखेंगे। शाह चैम्बर, यानी शाह उस दौर में जो शाह और राजतंत्र में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो उनके चैम्बर में नाई के द्वारा, हजाम के द्वारा शहनाई बजाई जाती थी, इस वजह से शाहनाई इसका नाम पड़ गया। न्यू शहनाई जो है आपके आजकल जो शादियों में आप देखते हैं वो ऑस्पिशियस मानी जाती है, यानी उसको शुभ माना गया है, जो मंदिरों में बजाई जाती है। और साथ में आपको नॉर्थ इंडियन की वेडिंग में, तो आजकल तो ये आम हो गया है, कॉमन है, हमारे बिहार में भी ये सब चलती हैं चीज़ें शादियों में। प्रीवियस शहनाई जो था वो किसका पार्ट था, तो नौबत का पार्ट था। और ट्रेडिशनल इसको रिजेंबल किया गया था, यानी 9 इंस्ट्रूमेंट के साथ में। तो ये आप पॉइंट याद रखेंगे। क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑन क्लासिकल स्टेज, किसको क्रेडिट दिया गया था क्या करने का, क्लासिकल स्टेज को, यानी उसको प्रमोट करने के लिए। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम आप याद रखेंगे। 5 ईयर ओल्ड बिस्मिल्लाह प्लेड, तो 5 साल के जब थे ये, तो क्या करते थे, गिल्ली डंडा डुमराव में खेलते थे।
रेगुलरली गो टू बिहारी जी टेम्पल टू सिंग चैता। तो ये अगर आपसे पूछे रेगुलरली कहाँ जाया करते थे तो बिहारी जी टेम्पल में, और ये गाते थे चैता। उस्ताद को 1.25 केजी का लड्डू दिया जाता था लोकल महाराज के द्वारा। तो ये कुछ पॉइंट आपको लगते होंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से ज़रूरी नहीं है, पर एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल अगर आपसे मान लीजिए कि 4-5 ऑप्शन मैच करने वाले में दे दे, तब तो आपको डीप नॉलेज चाहिए हुई हो। तो ग्रैंड फादर इनसे अगर आपसे पूछता है आपसे, रसूल बख्श खान इनका नाम था। शहनाई नवाज़ की उपाधि इनको पद दिया गया था भोजपुर के किंग के कोर्ट में, भोजपुर महाराज के जो दरबार हुआ करते थे उसमें इनके ग्रैंडफादर, किसके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के ग्रैंडफादर जिनका नाम था रसूल बख्श खां, इनको शहनाई नवाज़ से नवाजा गया था। ये एक्चुअली पोजीशन हेल्ड करते थे। इनके फादर का नाम पैगंबर बख्श था और बिस्मिल्लाह ने अपने अंकल को एकम्पनी किया था, साथ दिया था उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, जिनका नाम था अली बख्श। और ये बनारस की बात हो रही है। बनारस के साथ साथ आगे देखेंगे आप ये इलाहाबाद भी गए हुए थे। उसके पहले मैं बताऊं आपको प्लेसेस बिस्मिल्लाह खां प्रैक्टिसेस। तो उस आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा स्थान था जहाँ पे ये प्रैक्टिस किया करते थे। तो बालाजी टेम्पल था, मंगला मैया और बैंक ऑफ गंगा, ये 3 स्थान पे ये अपना रियाज़ किया करते थे शहनाई का। एट द एज ऑफ 14 साल की एज में बिस्मिल्लाह एकम्पनीड अंकल इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस। मैंने पहले बताया आपको हु पैटेड बिस्मिल्लाह बैक। तो किसने बिस्मिल्लाह खां की पीठ थपथपाई थी? उस व्यक्ति का नाम उस्ताद फैयाज़ खान था। ये आप याद रखेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी लखनऊ में 1938 में। उस टाइम में बिस्मिल्लाह खां ने अपनी कला का मुजाहरा किया था। इन्होंने अपने आर्ट को वहाँ पे प्रेजेंट किया था। ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह प्लेड राग काफ़ी एट रेड फोर्ट। तो जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था तो इन्होंने 1947 को 15 अगस्त पे दिल्ली के लाल किले पे राग काफ़ी गाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की स्पीच का अगर आपसे पूछता है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी आप याद रखेंगे। बिस्मिल्लाह को पहली बार जो अब्रॉड ट्रिप इनकी थी अफ़गानिस्तान की थी, और वहाँ के जो किंग ज़ाहिर शाह गिफ्टेड, इन्होंने किंग ज़ाहिर शाह इनका नाम है, इन्होंने इनको गिफ्ट दिया था एक पर्शियन कारपेट। पारस या फिर फ़ारस एक कंट्री है जहाँ से क़ालीन इनको दी गई थी गिफ्ट के तौर पे, और उससे रिलेटेड कुछ इसकी बिलोंगिंगनेस थी, सॉवरेंस थे। और फिल्म डायरेक्टर आपके विजय भट्ट का ने एक नाम दिया था अपनी फ़िल्म का, गूंज उठी शहनाई, जो इनसे इम्प्रेस होकर के उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी। विक्रम श्रीनिवास, ये आपका कन्नड़ का एक वेंचर है। अगर आपसे पूछे कन्नड़ से रिलेटेड तो आप संधि अपन्ना का नाम याद रखेंगे। बिस्मिल्लाह वाज फर्स्ट इंडियन इनवाइटेड, पहले भारतीय थे जिनको इनवाइट किया गया था किसी लिंकन सेंट्रल हॉल में जो यूएसए में था परफॉर्म करने के लिए इनके आर्ट को, और इन्होंने परफॉर्म किया था। उसके अलावा वर्ल्ड एक्पोजिशन मॉन्ट्रियल कैंस आर्ट फेस्टिवल में, और साथ साथ आपके ओसाका ट्रेड फेयर में। ये 2-3 जगहों का नाम आप याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तेहरान में एक ऑडिटोरियम बनाया गया था इनके यादगार में, जिसका नाम है ताहर मौसीक़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब इनको कुछ अवार्ड दिए गए थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। हु आस्क्ड, किसने पूछा कि जब भारत पाकिस्तान से अलग हो रहा था तो आप अपनी फैमिली को लेकर के आपने पाकिस्तान जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो ये पूछ रहा आपसे, तो ये शेखर गुप्तानियान से पूछा था। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें इन्होंने इनके जो एक स्टूडेंट थे जो यूएसए में रहा करते थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप आइए और यहाँ पे जो भी एस्पिरेंट हैं जो सीखना चाहते हैं उनको आप सिखाइए क्लासिकल म्यूज़िक। तो इन्होंने मना कर दिया था ये कहते हुए कि मैं वहाँ आ जाऊँ पर तुम गंगा को कैसे बसाओगे, और तुम जो आसपास की जो बिलोंगिंगनेस है उसकी जो माहौल है वो कैसे पैदा करोगे। तो उसके बाद से उनके जो स्टूडेंट थे, उनके जो शागिर्द थे, उन्होंने वो प्लान को गिव अप कर दिया था। कुछ क्वेश्चंस आपके साइंस सेक्शन से हैं। व्हाट इज़ लाफिंग गैस? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो N2O होती है उसको लाफिंग गैस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। विच आर द हैवीएस्ट मेटल? तो हैवीएस्ट मेटल आपसे पूछे तो यूरेनियम होता है। और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर किस कारण से होती है? तो क्लोराइड प्लस कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये तीनों मिलने की वजह से
पानी में परमानेंट हार्डनेस हो जाती है। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप्स किसने खोज की थी? तो उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ स्टार्टेड, तो हमारे पृथ्वी पे जीवन की कल्पना लगभग कितने सालों पहले की गई है? तो ये 3.5 बिलियन ईयर्स एगो, ये आप याद रखेंगे। विच एडिबल प्लांट हैज़ मैक्सिमम प्रोटीन, तो हम कौन सा एक ऐसा खाद्य प्लांट है जिसमें मैक्सिमम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन होता है, याद रखेंगे। जीवाणु की खोज अगर आपसे पूछता है तो एंटोनी ब्यान ल्यूवेनहॉक, याद रखेंगे आप। और विषाणु की खोज अगर आपसे पूछे तो इवान विस्की, ये दो नाम आप याद रखेंगे साइंस के हिसाब से। अब आपसे पूछ रहा है कि आर्क्योपेट्रिक्स ये कौन सा टर्म है? तो बेसिकली ये ओल्डेस्ट बर्ड है जुरासिक पीरियड का, जिसका नाम है आर्क्योपेट्रिक्स। एस्पिरिन क्या है? तो ये एक एंटीपायरेटिक है जिसको टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ डिटर्जेंट, अगर आपसे पूछे कि जो हमारे घरेलू इस्तेमाल में डिटर्जेंट का यूज़ होता है वो क्या है? तो वो एक क्लीनिंग एजेंट है, सिंपली आप याद रखेंगे। द बिगेस्ट प्लानट ऑफ सोलर सिस्टम, तो सबसे बड़ा जो है ग्रह आपसे पूछे प्लानट तो जुपिटर है, और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्लानट आपका मरकरी है। द चांस ऑफ डेसर्ट ऑन अर्थ इज़ मोर नियर, तो कितना परसेंट चांस आपसे पूछ रहा है पृथ्वी पे? तो ये 23 डिग्री लैटिट्यूड पे ये है चांस होता है डेजर्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज़ फाउंड इन विनेगर, तो इसमें एसिडिक होता है आपका। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज़ अप्रोक्सीमेटली, कितनी वेलोसिटी होती है साउंड में? तो 330 मीटर पर सेकेंड होती है, ये आप याद रखेंगे। ड्राई आइस किस तरह का उदाहरण है? तो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उसके बाद आपका फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपसे पूछ रहा है कब होता है? दिन में होता है, दोपहर में होता है, शाम में होता है, रात होता है? तो ये सिर्फ दिन में होता है फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो प्रक्रिया होती है इसमें सूरज की रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। विच गैस इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो इसमें CO2 के बिना काम नहीं चल पाता है, CO2 इंपॉर्टेंट है। एसिड फाउंड इन विनेगर, तो कौन सा एसिड की ज़रूरत होती है पाया जाता है, माफ़ कीजिएगा, तो ये एसिटिक एसिड होता है। मेटल एलॉय इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन और रेलवे, तो मेटल का एलॉय जो यूज़ किया जाता है एरोप्लेन में और रेलवे में, ये आपका एल्यूमिनियम होता है। अब उसके बाद विच गैस इज़ यूज्ड एज टीयर गैस, टीयर गैस आंसू गैस के तौर पे कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो Cl2 यानी क्लोरीन। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप याद रखेंगे। तो ये हमने देख लिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे अलग अलग सेक्शन से, जो 40 नंबर के आपके जो GK GS और सेक्शन हैं, उसके अलावा जो हमारे इंग्लिश के सेक्शन हैं उनके 1 लाइनर क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब करते हुए चैनल को जाएंगे, और मिलेंगे हम लोग दोबारा इस तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखेंगे और अपनी तैयारी करेंगे अच्छे से, और रिवीजन करते रहेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।